संप्रभुता का जन्म कैसे हुआ, प्राचीन काल में इसके लिए किसका प्रयोग होता था, वर्तमान में इसके लिए किसका प्रयोग हुआ, इन सारी चीज़ों की हमने चर्चा किया। साथ साथ हमने यह भी चर्चा किया कि जो संप्रभुता है उसके क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं। संप्रभुता के लक्षण या विशेषताओं के आधार पर, अब संप्रभुता की विशेषता कल हमने बताया था, तो यहाँ पर हम नीचे लिख रहे हैं, कल से आगे हम बढ़ रहे हैं, इसीलिए आज को पढ़ने के लिए कल का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए जब हम आज का लेक्चर शुरू करें तो इस बात को ध्यान में रखिए कि कल हमने कहाँ पर अंत किया था। संप्रभुता के तमाम जो हमने लक्षण बताया, अविभाज्यता, निरंकुशता, अद्वैतता, अहस्तांतरणीयता, मौलिकता, सर्वोच्चता, सर्वव्यापकता, अधेयता, ये तमाम जो हमने लक्षण बताया उसी के आधार पर कुछ स्टेटमेंट हैं, यानी उसी के आधार पर कुछ स्टेटमेंट हैं, यानी उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर संप्रभुता के संबंध में, या आप ये कह सकते हैं कि संप्रभुता की कोई निश्चित परिभाषा दे पाना कठिन है, यानी संप्रभुता की कोई निश्चित परिभाषा दे पाना कठिन है। संप्रभुता के बारे में कोई निश्चित विचार नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने उपर्युक्त माने जो कल बताए थे, उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर अपने अपने विचार दिया। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर अपने अपने विचार दिया। जैसे बोंदा ने लिखा, बोंदा संप्रभुता के जनक भी हैं, कि संप्रभुता प्रजाजनों व नागरिकों पर, संप्रभुता प्रजाजनों व नागरिकों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है, प्रजाजनों व नागरिकों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून के कोई बंधन नहीं होते, जिस पर कानून के कोई बंधन नहीं होते। यानी संप्रभुता प्रजाजनों व नागरिकों पर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून के कोई बंधन नहीं होते। गार्नर कह रहे हैं संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है, संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा इच्छा के अलावा और किसी चीज से बंधा नहीं होता, अपनी इच्छा के अलावा अन्य किसी चीज से बंधा नहीं होता, और अपने आप के अलावा अन्य किसी से सीमित नहीं होता। आप जानते हैं कि बोंदा संप्रभुता के जनक हैं, गार्नर आंतरिक संप्रभुता के जनक हैं, और ग्रोसियस बाह्य संप्रभुता के जनक हैं। इसलिए ग्रोसियस का भी एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित
सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित ना हो। राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित ना हो और जो अपने आप के अलावा अन्य किसी से सीमित ना हो। तो 3 स्टेटमेंट एक साथ हमने आपको दे दिया। बोंदा, गार्नर, ग्रोसियस। बोंदा संप्रभुता के जनक हैं, गार्नर आंतरिक संप्रभुता के जनक हैं और ग्रोसियस बाह्य संप्रभुता के जनक हैं। कल हमने चर्चा किया, सही दिखाई रहा है। अब ये स्टेटमेंट है, चूंकि स्टेटमेंट ज़्यादा है इसलिए हमको मिटाना पड़ेगा। वुडरो विल्सन क्या कहते हैं? संप्रभुता वह शक्ति है, वुडरो विल्सन संप्रभुता वह शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। जो नए हैं उनको लग रहा होगा कि सब कैसे याद होगा, लेकिन किसी चीज को याद नहीं करना है, उसको बार बार पढ़ना है और समझना है। अपने आप परीक्षा में चिन्ह लग जाएगा। जैसे कानून शब्द आ जाएगा, वुडरो विल्सन का नाम आ जाएगा। यहां आप देख रहे हैं, अपनी इच्छा के अलावा अन्य किसी चीज से बंधा ना हो, और यहां पर अन्य किसी पर आश्रित ना हो। ये बाह्य संप्रभुता की बात करते हैं, आंतरिक। वैसे आज जो परिभाषा आती है उसमें बाह्य और आंतरिक दोनों शब्द एक साथ आ जाता है, अलग से कोई महत्व नहीं है। अब देखिए, बिलोबी स्टेटमेंट देते हैं जो छोटी परीक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एलटी वगैरह। लेकिन हम जो पढ़ाते हैं उसको कंप्लीट पढ़ाते हैं, क्योंकि सवाल कहाँ से आ जाए कोई भरोसा नहीं है। वो भी कोई थोड़े जानता था कि एलटी में पीसीएस लेवल का क्वेश्चन आएगा। वही जो पीसीएस आईएएस में आता था, आज एलटी पीजीटी वगैरह में आ रहा है, यूजीसी वगैरह में आ रहा है। ऑस्टिन लिखते हैं कि संप्रभुता वह होती है, यानी संप्रभुता वह होती है जिसके आदेशों का पालन सभी करते हैं और वह किसी के आदेश का पालन नहीं करता। वह किसी के आदेश का पालन नहीं करता। यानी संप्रभुता वह होती है जिसके आदेशों का पालन सभी करते हैं और वह किसी के आदेशों का पालन नहीं करता। बिलोबी कहते हैं, बिलोबी संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, बिलोबी कहते हैं। गेटल कहते हैं विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है।
रूसो के अनुसार, यहीं पर हाब्स को भी लिख लेते हैं, सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। अपने आप में विरोधाभास है। रूसो लिखते हैं सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है, यानी सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। अब यहां पर आप देखेंगे जेलिनेक के अनुसार, अब यहां पे दो स्टेटमेंट है, बड़ा है, हो सकता है प्रवक्ता यूजीसी या अन्य जैसी परीक्षाओं में कभी पूछा जाए। ये स्टेटमेंट है काल्हन का और लीवर का। लीवर कहते हैं कि जिस प्रकार निज यानी स्वयं को नष्ट किए बिना, यानी जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना मनुष्य अपने जीवन तथा व्यक्तित्व, लीवर, निज माने स्वयं, यानी निज माने स्वयं होता है, यानी जिस प्रकार से निज या स्वयं को नष्ट किए बिना व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व का तथा वृक्ष अपने फलने व फूलने के स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार से राज्य से पृथक या संप्रभुता से पृथक राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार संप्रभुता को भी राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। काल्हन कहते हैं कि जिस प्रकार से अर्धत्रिभुज या अर्धवृत्त या अर्धवर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से आधी तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। लीवर लिखते हैं जिस प्रकार निज, निज माने स्वयं, जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना कोई मनुष्य अपने जीवन और व्यक्तित्व तथा वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को भी राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। काल्हन कहते हैं काल्हन ने लिखा है जिस प्रकार अर्धत्रिभुज व अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ये दो बड़े स्टेटमेंट हैं, टीजीटी एलटी लेवल पे तो नहीं है, लेकिन इसे यूजीसी जेआरएफ
प्रवक्ता आदि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो छोटी परीक्षा है टीजीटी एलटी वगैरह, उसमें जैसे संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है, वह शक्ति जो कानूनों को बनाती है और उसे लागू करती है संप्रभुता कहलाती है। वुड्रो विल्सन सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है रूसो, इस टाइप के स्टेटमेंट छोटे आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हम इसी पहले चैप्टर में आगे चल रहे हैं। हमने पढ़ा संप्रभुता क्या है, फिर हमने पढ़ा संप्रभुता की विशेषता क्या है, फिर हमने पढ़ा संप्रभुता पर आधारित कथन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संप्रभुता के विविध रूप। वैसे तो संप्रभुता का एक ही रूप है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में उसके अनेक रूप हो सकते हैं। रूप परिस्थिति जन्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि वही व्यक्ति जब ससुराल में जाता है तो उसकी स्थिति कुछ होती है, अपना थाली तक नहीं उठाता, गिलास पानी तक नहीं लेता। लेकिन जब बहन के यहाँ जाता है तो बाहर से पानी भर के लाता है, मामा के यहाँ जाता है तो सरिया में गोबर भी काटता है तो वही व्यक्ति ना, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में उसका रूप अलग अलग है। उसी प्रकार से है तो संप्रभुता, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में उसके रूप में अंतर है, और वही चीज यहां पर बताने का प्रयास हुआ। इसी को कहा जाता है संप्रभुता के विविध रूप। कुल मिलाकर के तो एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में उसको अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड किया गया। इसका पहला रूप है औपचारिक संप्रभुता व वास्तविक संप्रभुता में अंतर। औपचारिक संप्रभुता व वास्तविक संप्रभुता में अंतर। दूसरा है राजनीतिक दूसरा है कानूनी संप्रभुता। व राजनीतिक संप्रभुता में अंतर। कानूनी संप्रभुता व राजनीतिक संप्रभुता में अंतर। तीसरा है राजनीतिक संप्रभुता व लौकिक संप्रभुता में अंतर। और चौथा है विधि सम्मत व तथ्य सम्मत संप्रभुता में अंतर। कहने का मतलब संप्रभुता तो एक ही है, अंतिम सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में उसकी स्थिति अलग अलग है। हमें संप्रभुता के रूप में अंतिम सत्ता की खोज करना है। जैसे हमने कहा था कि आप ही की ससुराल में स्थिति अलग है, बहन के यहाँ अलग है, मामा के यहाँ अलग है तो आप वही व्यक्ति। औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता में अंतर संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। अब संसदीय शासन प्रणाली जब संविधान पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यानी औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता में अंतर संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, जो कि अमेरिका में है, औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता एक होती है। औपचारिक संप्रभुता उस व्यक्ति में होती है जो सैद्धांतिक रूप से या जिसमें संविधान संबंधी सारी शक्तियां निहित होती हैं, लेकिन उसका प्रयोग वह अपने विवेक से नहीं करता, क्योंकि संविधान उसे विवेक का अधिकार नहीं देता। औपचारिकता का मतलब फॉर्मेलिटी, जो लिखा रहे वही करे, वही औपचारिकता है। औपचारिकता को प्रोटोकॉल भी कहते हैं, वरीयता क्रम। जैसे आप जानते हैं शादी विवाह होता है तो एक औपचारिकता होती है, समझे खुद बारात में नहीं जाता समझी से मिलने,
बल्कि समधी द्वारे के 4 पर जब आता है तब ये समधी बाहर निकलता है और उसका स्वागत करके अपने घर लाता है। यह औपचारिकता है, प्रोटोकॉल है। किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जब हमारे या किसी देश में जाता है तो राष्ट्राध्यक्ष खुद नहीं जाता, कोई मंत्री, कोई प्रतिनिधि जाएगा, उसको लेकर आएगा। लेकिन जब उसके घर में, राष्ट्राध्यक्ष के घर में पहुंचने लगेगा तब वहां पर वो स्वागत करेगा। और कभी कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सीधे चला जाता है एयरपोर्ट, तो वही कहा जाता है प्रोटोकॉल को तोड़ा। तो औपचारिक संप्रभुता वह होती है जिसमें सैद्धांतिक रूप से सारी शक्तियां निहित होंगी, लेकिन उसका प्रयोग वह स्वयं नहीं करेगा क्योंकि संविधान उसे विवेक का अधिकार नहीं देता। अब औपचारिक संप्रभुता को देखा जाए, अगर आप इसे इंग्लैंड में देखिए तो इंग्लैंड में के सम्राट में औपचारिक संप्रभुता है, और भारत में देखिए तो औपचारिक संप्रभुता राष्ट्रपति में है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली भारत और इंग्लैंड में है। और इसका एक उत्तर हो गया कि यह अंतर संसदीय शासन प्रणाली में किया जाता है। लेकिन वास्तविक संप्रभुता वह होती है जो व्यावहारिक रूप से सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन औपचारिक संप्रभु के नाम से करता है। तो यहां पर जो वास्तविक संप्रभुता है वो किस में चली गई? मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में। अब देखिए, कोई संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, अगर भारत का संविधान पढ़ते तो मंत्रिपरिषद कहते। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का यूज है तो जनरली हम मंत्रिमंडल कह दे रहे हैं। तो औपचारिक संप्रभुता व वास्तविक संप्रभुता में अंतर संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। औपचारिक संप्रभु वह होता है जो सैद्धांतिक रूप से, जिसमें सारी शक्तियां निहित होती हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वह किसी भी शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं करता क्योंकि संविधान उसे विवेक का अधिकार नहीं देता। इंग्लैंड में सम्राट और भारत में राष्ट्रपति औपचारिक संप्रभुता का उदाहरण है। लेकिन वास्तविक संप्रभुता वह होती है जो व्यावहारिक रूप से सारी शक्तियों का प्रयोग करती है, लेकिन औपचारिक संप्रभु के नाम से करती है, जैसे मंत्रिमंडल। अब देखिए, कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता क्या होती है? कानूनी संप्रभुता वह होती है, यानी कानूनी संप्रभुता वह होती है जो कानूनों का निर्माण करती है और उसे लागू करवाती है। जो कानूनों का निर्माण करती है उसे लागू करवाती है, लेकिन यह तभी तक मान्य है, यह तभी तक मान्य है जब तक न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं करता। यह तब तक मान्य है जब तक न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं करता। जैसे अगर आप देखें, इसके 2 उदाहरण हो सकते हैं। इंग्लैंड में देखिए तो संसद सहित सम्राट, भारत में देखिए तो संसद सहित राष्ट्रपति, यानी संसद सहित सम्राट और संसद सहित राष्ट्रपति। यह इसका उदाहरण है। ठीक, क्योंकि संसद कानून बनाएगी, लेकिन जब तक सम्राट साइन नहीं करेगा कानून नहीं माना जाएगा। यहां भी संसद कानून बनाती है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा नहीं माना जाएगा। परीक्षा में तो उदाहरण पूछा जाएगा, जैसे पूछा गया कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है, तो संसद सहित सम्राट या संसद सहित राष्ट्रपति चिन्ह लग गया। लेकिन अगर एक ही विकल्प है, संसद अलग लिखा है, सम्राट अलग लिखा है, तो संसद ही सही होगा। लेकिन राजनीतिक संप्रभुता क्या होगी? राजनीतिक संप्रभुता एक प्रकार से वह होती है जो कानूनी संप्रभुता का निर्माण करती है। अब स्वाभाविक है, कानूनी संप्रभुता का निर्माण संसद करती है और संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। तो अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो कानूनी संप्रभुता है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में है। यानी कानूनी राजनीतिक संप्रभुता जनप्रतिनिधि में है, निर्वाचक मंडल में है, जन आंदोलनों में है। यानी जो भी कानूनी संप्रभुता को प्रभावित कर दे। आप देख रहे हैं किसान का आंदोलन हुआ, सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। तो जो आंदोलन हैं, जुलूस हैं, निर्वाचक मंडल हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वही राजनीतिक लोकतंत्र के उदाहरण हैं, राजनीतिक संप्रभुता के उदाहरण हैं। तो राजनीतिक संप्रभुता
जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों, निर्वाचक मंडल, जुलूस, जन आंदोलनों आदि में देखा जा सकता है। डायसी स्टेटमेंट देते हैं कि कानूनी संप्रभुता के पीछे एक ऐसा प्रभुसत्ताधारी होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को अपना सिर झुकाना पड़ता है, उसे राजनीतिक संप्रभु कहते हैं। आप देख लीजिए, कांग्रेस ने बहुत सारे कानून बनाया था, मोदी की सरकार आई, उन सारे कानूनों को खत्म करके नया कानून बनाया। तो कानूनी संप्रभुता को किसके सामने झुकना पड़ रहा है? राजनीतिक संप्रभुता के सामने। यानी कानूनी प्रभुसत्ताधारी के पीछे एक ऐसी प्रभुसत्ता होती है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता को अपना सिर झुकाना पड़ता है, अपना चाइना ही सिर झुकाना पड़ता है। उसे राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। आप जानते हैं कि सांसद कानून बदल सकते हैं, तो कानूनी प्रभुसत्ता को राजनीतिक प्रभुसत्ता के सामने सिर झुकाना पड़ता है। और गिलक्राइस्ट ने लिखा है, यानी गिलक्राइस्ट ने लिखा है राजनीतिक संप्रभुता किसी राज्य में पाए जाने वाले समस्त प्रभाव का योग है। यानी जो भी प्रभाव पाया जाता है, जो उसको झुका दे, वो योग है। डायसी पहले विचारक हैं जिन्होंने कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है। यानी डायसी पहले विचारक हैं जिन्होंने कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है। तो कानूनी संप्रभुता का उदाहरण संसद सहित सम्राट या संसद सहित राष्ट्रपति है। राजनीतिक संप्रभुता का उदाहरण जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। उसी प्रकार से राजनीतिक संप्रभुता और लौकिक संप्रभुता में क्या अंतर है? तो राजनीतिक संप्रभुता यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में है, और लौकिक संप्रभुता सीधे जनता में है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दोनों में कोई भेद नहीं होता। विधि सम्मत व तथ्य सम्मत संप्रभुता में क्या अंतर है? विधि सम्मत व तथ्य सम्मत संप्रभुता में क्या अंतर है? देखिए, कानून और कानून सम्मत दोनों में अंतर है। विधि सम्मत व तथ्य सम्मत संप्रभुता में ऑस्टिन ने, यानी विधि सम्मत और तथ्य सम्मत संप्रभुता में ऑस्टिन ने कोई अंतर नहीं किया है। विधि सम्मत व तथ्य सम्मत संप्रभुता में ऑस्टिन ने कोई अंतर नहीं किया है, जबकि गार्नर दोनों में अंतर मानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है।
विधि सम्मत संप्रभु वह होता है जो कानून के अनुसार, विधि के अनुसार, संविधान के अनुसार किसी देश में शासन करता है और उसकी आज्ञा का पालन जनता करती है। यानी विधि सम्मत संप्रभु वह संप्रभु होता है जो संविधान या कानून के अनुसार किसी देश में शासन करता है और उसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं। जैसे भारत में विधि सम्मत संप्रभुता प्रधानमंत्री में है। लेकिन तथ्य सम्मत संप्रभुता क्या है? तथ्य सम्मत संप्रभुता वह संप्रभुता है जो विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे होती है और वास्तव में जो पीछे होती है वही शासन करती है, लेकिन व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ती। जैसे जनता, क्यों प्रधानमंत्री जहां जाते हैं कहते मेरे 140 करोड़ भारतीय, यानी जो मैं कानून के अनुसार इस देश में शासन कर रहा हूं उसके पीछे इस देश की जनता है, लेकिन व्यवहार में जनता शासन करते हुए नहीं दिखाई पड़ती। व्यवहार में दिखाई प्रधानमंत्री पड़ता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री शासन कर रहा है उसके पीछे जनता है। तो विधि सम्मत संप्रभु वह होता है जो कानून के अनुसार किसी देश में शासन करता है और उसकी आज्ञा का पालन जनता स्वभावतः करती है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री। जबकि तथ्य सम्मत संप्रभु वह होता है जो विधि सम्मत संप्रभु के पीछे होता है, वास्तव में वही शासन करता है लेकिन व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ता, जैसे भारत की जनता। तब दिखाई पड़ेगा, क्रांति के समय दिखाई पड़ता है। क्रांति के समय जो तथ्य सम्मत संप्रभु होगा, जो जनता होगी, वो विधि सम्मत संप्रभु को हटा देगी, वो विधि सम्मत संप्रभु को हटा देगी और उसका स्थान स्वयं ले लेगी। लेकिन उसकी आज्ञा का पालन तब तक लोग नहीं करेंगे जब तक कानून के अनुसार शपथ न ले ले। जैसे क्रांति होती है, शासक को हटा दिया जाता है, फिर जनता में से कोई आता है, सत्ता संभालता है और उसी की बात फिर जनता मानती है। अब इसी चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। कल एकलवादी संप्रभुता पर चर्चा होगी और कल संभवतः हम 7:30 बजे पढ़ाएंगे। चूँकि शाम को धनतेरस है तो बड़ा पड़ाका वगैरह लगेगा, इसलिए कल सुबह 7:30 बजे से हम कम से कम एक चैप्टर तो एकलवादी संप्रभुता समाप्त ही कर देंगे। उसके बाद 2-3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो कल 7:30 बजे। अब देखिए, लॉर्ड ब्राइस ने, बल्कि A.R. लॉर्ड ने संप्रभुता के 3 रूप बताया। पहला है कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता को अमर्यादित या निरंकुश या अद्वैत संप्रभुता भी कहते हैं। यानी इसको अद्वैत संप्रभुता भी कहा जाता है। इसके जनक बोधा हैं, लेकिन समर्थक हीगल, हाक्स, बेंथम और ऑस्टिन हैं। कानूनी संप्रभुता के विचार को ऑस्टिन ने वैज्ञानिक रूप दिया, इसलिए कानूनी संप्रभुता ऑस्टिन के नाम से संबद्ध हो गया। इंपॉर्टेंट चीज है, आगे चल के अभी कल सुबह और चर्चा होगी। दूसरा, राजनीतिक संप्रभुता। जनक लाक हैं, समर्थक ग्रोसियस माने जाते हैं। और तीसरा, लौकिक या लोकप्रिय संप्रभुता। जनक रूसो हैं, समर्थक अल्थ्यूसियस हैं। तो ये अगर कभी पूछ ले
तो इसे आप कर सकते हैं। इसी के साथ समाप्त हुआ है और कल हम लोग सुबह 7:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।